अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश सीरीज 01 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 30 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है बिजनेस रिपोर्ट। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटेड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नोट्स ले सकें। आज के लेक्चर के जो मेन टॉपिक हैं उसमें नंबर 1 पे है फॉर्मेट, सेकंड वन है सम कॉमन एरर्स टू अवॉइड, नंबर 3 है मेन फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट, नंबर 4 है द ओपनिंग, नंबर 5 है हेडिंग एंड लिस्ट, और नंबर एंड पे है प्रीव्यूज़ एंड रिव्यूज़। तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ देखते हैं। तो अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। तो देखें सबसे पहले जो है लेटर रिपोर्ट्स यहाँ पे दिया गया है। लेटर रिपोर्ट आर ऑफ टू टाइप। लेटर रिपोर्ट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो है इन्फॉर्मेशन लेटर रिपोर्ट होते हैं और नंबर 2 जो है एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट होते हैं। इन्फॉर्मेशन लेटर रिपोर्ट को पहले देख लेते हैं। एक स्टाफ रोड जो कि फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो लिखता है इश्यूज़, जिसमें इश्यूज़ कवर होते हैं फाइनेंशियल ऑफिसर जो है इश्यूज़ कवर होते हैं पर्सनल टर्नओवर के ऊपर और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर के सेल्स डिपार्टमेंट का जो टर्नओवर है वो कितना निकल के आ रहा है, उसके लिए जो रिपोर्ट बनती है वो इन्फॉर्मेशन लेटर रिपोर्ट में आती है। आ रिपोर्ट इन अ रिप्लाई टू इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी। और हम इन्फॉर्मेशन लेटर रिपोर्ट कब लिखते हैं? जब हमसे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है होम अप्लायंसेस बनाती है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये सारी इक्विपमेंट जो है वो बनाती है। तो उसके आपके किसी प्रोडक्ट की कोई इंक्वायरी आई है। इंक्वायरी से रिलेटेड ये कि एक कस्टमर है, उसने पूछा है कि भाई आपका जो इन्वर्टर एसी है ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और इसकी वारंटी वगैरह क्या है, ये सारी डिटेल उसको चाहिए। तो ये डिटेल जो आप उसको बताएंगे तो इनका जो जवाब होगा ये भी इन्फॉर्मेशन लेटर रिपोर्ट के अंदर आएगा। उसके बाद सेकंड वन है एनालिटिकल रिपोर्ट। ये दिस इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशूअस प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आपके जैसे आपके अंदर आपके पास जो है वो वारंटी क्लेम आया है, तो उसकी जो उस प्रॉब्लम की जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस पर जो इशू होगा, जो इन्वेस्टिगेशन और सारे टर्म्स वगैरह, एनालिटिकल थिंकिंग और सारी चीज़ें जो आप करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर आएगी या एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट के अंदर आएगी। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशोज ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट फाइनेंशियल कंडीशन। यानी कि जो फाइनेंशियल रेशोज हैं उनकी कंडीशन क्या है, वो किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी क्या नेचर है। अब अगर जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल रेशो कौन सी होती हैं। जैसे करंट रेशो होती है, लिक्विडिटी रेशो होती है, लेवरेज रेशो होती है। इनके अपने फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेट करते हैं और वो जो नंबर आते हैं उन नंबर की बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ज़्यादा लिए जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके रिलेटेड जो रिपोर्ट लिखी जाएगी वो एनालिटिकल रिपोर्ट आएगी। तो एनालिटिकल रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाई जाती है। क्वांटिटेटिव अप्रोच ये होती है, इसमें नंबर्स, फिगर्स होती हैं जिनकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद फॉर्मेट है। तो देखें अब ये लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो फॉर्मेट से स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस रिपोर्ट हमारा लेक्चर नंबर 29 जो था वो भी बिजनेस रिपोर्ट था और लेक्चर नंबर 30 भी बिजनेस रिपोर्ट है। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? अ लेटर रिपोर्ट इज सिंपली अ रिपोर्ट इन द लेटर फॉर्म। यानी कि जो लेटर रिपोर्ट है ये लेटर टाइप की रिपोर्ट होती है सिंपली। इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ रीडर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जब यूज़ होती है जब हम इन्फॉर्मेशन आउटसाइड भेज रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। इसके ऊपर क्या होता है, सबसे पहले डेट आ जाती है, इनसाइड एड्रेस आ जाता है। इनसाइड एड्रेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है जहाँ पर आप ये लेटर भेज रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इनसाइड एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस होता है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या कहलाती है? मिस्टर, मिस, सर, मैडम या उनकी पोजीशन, ये चीज़ें जो हैं सैल्यूटेशन कहला रही होती हैं। उसके बाद बॉडी है द हार्ट ऑफ द रिपोर्ट। यानी कि जो बॉडी है जिसके अंदर सब चीज़ें लिखी जाती हैं वो हार्ट ऑफ द रिपोर्ट कहलाती है। सैल्यूटेशन के बाद जो पूरी रिपोर्ट स्टार्ट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यानी कि क्लोज आपने करना है लाजमी। क्लोज इस तरीके से करना है कि आप अगर कोई चाहते हैं कि आपका रीडर जो है कोई एक्शन ले तो वो आप एक्शन एम्फोसाइज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिग्नेचर आएगा, उसके बाद रेफरेंस सेक्शन आएगा। रेफरेंस सेक्शन में आप जो चीज़ें वो लेते हैं जो आपने रिपोर्ट में यूज़ की हैं वो रेफरेंस कहाँ से है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ऑफन द लेटर रिपोर्ट हैज अ सब्जेक्ट लाइन यूजली प्लेस्ड अ लाइन और बिलो द सैल्यूटेशन। यानी कि जो सैल्यूटेशन है सब्जेक्ट लाइन भी आएगी यहाँ पर और सब्जेक्ट लाइन के एक लाइन या दो लाइनें छोड़ के, यानी कि अगर आप सब्जेक्ट लाइन लिखी उसके बाद दो दफ़ा इंटर प्रेस करें तो दो लाइनों का गैप आ जाएगा एंड देन आप अपना जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इट्स लेंथी में रेंज फ्रॉम 2 to 5 सेल्डम पेजेस एंड इट में बी टू पर्पस। यानी कि ये 2 से 5 पेजेस पे जा सकती है या उससे ज़्यादा पेजेस पे भी जा सकती है। और इनके दो पर्पस होते हैं, इन्फॉर्मेशन और एनालिटिकल। या तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इन्फॉर्मेशन बेस पे जा रही होगी या एनालिटिकल बेस्ड पे जा रही होगी, और इन्फॉर्मेशन और एनालिटिकल ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
फॉर योर रिपोर्ट टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी लॉजिकल, यानी कि आपकी रिपोर्ट जो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है वो इफेक्टिव हो और रीडर को जो है जो आप मकसद है आपका वो फुलफ़िल करे, तो एक लॉजिकल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप लॉजिकली थिंक कर सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं लॉजिकली। हेयर आर सम कॉमन एरर्स और अवॉइड, नीचे कुछ एरर्स दिए गए हैं जो आपने जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है, इनको अपनी रिपोर्ट में यूज़ नहीं करना है। जैसे कि नंबर 1 पे है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, सीइंग ओनली द फैक्ट दैट सपोर्ट योर रिव्यूज़ एंड इग्नोरिंग एनी कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को देखना है जो आपके व्यूज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा हो, और आपने इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देना है कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड और उस रिपोर्ट में होनी चाहिए लेकिन उसको आप इग्नोर कर दें। अब इस जुमले को हम नीचे जो एग्जाम्पल दी गई है इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे although half the survey population expressed dissatisfaction with our current product, a sizable portion finds it satisfactory, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे किया है कि आधी जो आबादी है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ जो है वो डिससेटिस्फाइज है, और एक साइजेबल पोर्शन है जो हमारे प्रोडक्ट को जो है सेटिस्फैक्ट्री है, यानी उनके लिहाज से हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। अब आपने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है डिससेटिस्फाइड हाफ इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द रीज़न फॉर द जस्टिफिकेशन, यानी कि आपने बता दिया सिंपल कि भाई हाफ जो पॉपुलेशन है वो हमारी जो है वो हमारे कस्टमर्स जो हैं ऐसे हैं वो हमारे प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन आपने इसको रीज़न को यहाँ पे वो नहीं किया ना कि भाई वो डिससेटिस्फाइड हैं तो किस वजह से डिससेटिस्फाइड है। जो बंदा ये रिपोर्ट पढ़ रहा है वो इस चीज़ को सोचकर यकीनन परेशान होगा कि भाई डिससेटिस्फेक्शन क्यों है। अगर मैं आपका सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ तो जो लोग डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं हो सकता है उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली हो जो मुझे समझ में ना आ रही हो और वो आगे जाके प्रॉब्लम दे सके, तो आपने इसको यहाँ पे मेजर करना है कि डिससेटिस्फाई क्यों है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको इग्नोर नहीं करना, उसको भी इंक्लूड करना है। हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉर्मिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस और स्पेशल केसेस, यानी कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम आई है, जैसे कोई आपकी वॉशिंग मशीन है और उसकी मोटर जो है वो जल गई है और आपके पास आई है, तो आप जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, आपके पास जो है पावर ज़्यादा आई है इस वजह से जल गई है, तो ये चीज़ गलत है। आप अंदर देख सकते हैं उसके कि भाई क्या चीज़ें हैं, किस वजह से ये मसला हुआ है, उसको आप डीपली डिस्कस कर सकते हैं जाके। अब एक और चीज़ है यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दी गई है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो हमने प्रोडक्ट जी इंट्रोड्यूस किया था उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने अपनाई उससे 15% सेल जो है वो लाहौर की मार्केट में जो है वो सुपर मार्केट में इंक्रीज़ हुई। तो हम इसको सेम को कराची में भी टेस्ट कर लेते हैं। अब कराची और लाहौर की मार्केट जो है वो डिफरेंट है, तो आपके पास एविडेंस ही नहीं है कि कराची में ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं करेगा। या तो आप अपने कंपटीटर को देखें कि या उन लोगों को देखें जो पहले से वो प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं कराची में और उसको देख रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसको वो एविडेंस होगा उसको आप मेजर करें एंड उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लें, ना कि आपने एक सेल जो है एक कैंपेन जो है वो आपने अपनाई है स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की लाहौर में और उसी स्ट्रेटेजी की बेस पे आप कराची की मार्केट में जाना चाह रहे हैं, तो ये इनसफिशिएंट एविडेंसेस हो जाएंगे। अब हिडन अजम्पशन है, आप कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कैसे कि हाइडिंग ए क्वेश्चनेबल मेजर परमेस, यानी कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो एक मेजर क्वेश्चन है लेकिन उसको आप हाइड कर लें अपनी रिपोर्ट के दौरान। कैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वी आर मार्केटिंग प्रोडक्ट एक्स इन प्रिंट मीडिया बिकॉज वी मार्क प्रोडक्ट वाई इन प्रिंट मीडिया, यानी कि हम जो है वो प्रोडक्ट एक्स की मार्केटिंग जो है वो प्रिंट मीडिया में करेंगे क्योंकि हमने वाई की भी प्रिंट मीडिया में की थी। तो अब भाई कौन कह रहा है कि आप एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो एक तरीके से करें। तो जो बंदा ये डिसीजन ले रहा है उसका नाम तो आप सामने लाएं और इस चीज़ को सामने लाएं ताकि बाद में वो जिम्मेदारी भी ले अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए। इधर और सिनेरियो, सेटिंग अप टू अल्टरनेटिव एंड फॉलोइंग फॉर अदर्स एंड नॉट अलाउइंग फॉर अदर, यानी कि आप अल्टरनेटिव जो है वो दो सेट कर लें लेकिन किसी को अलाउ ना करें। कैसे, वी मस्ट ओपन अ न्यू प्लान बाय एस्पायरिंग और वी विल गो बैंकरप्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि दो अल्टरनेटिव है लेकिन आप जो है वो एक ही अल्टरनेटिव पे आप जिद पे अड़ जाएं और दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो किसी को अप्लाई करना करने दें। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें एक नया प्लांट खोलना पड़ेगा स्प्रिंग के अंदर वरना हम जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो यकीनन एक नया प्लांट खोलेंगे उस पर ख़र्चे आएंगे, उसके इक्विपमेंट उसकी सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन सारे ख़र्चे मज़ीद होंगे, तो बैंकरप्टी के चांसेस तो मज़ीद बढ़ जाएंगे। लेकिन आप ये अज्यूम कर लेंगे उससे इतना प्रॉफिट होगा कि हमारे बैंकरप्टी जो है रुक जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ना कुछ और अल्टरनेटिव भी तो होंगे और तरीके भी होंगे जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं बैंकरप्सी को। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फॉल्स कैजुअल रिलेशनशिप, अज्यूमिंग दैट इवेंट ए केस्ड इवेंट बी मेरली पॉसिबल ए प्रोसीड बी, यानी कि आप ये बोलें कि भाई हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इवेंट ए की वजह से बी हुआ है तो मेरली ये भी प्रोसीज है कि भाई ए की वजह से ही बी हो, यानी कि अगर हम ए करेंगे तो बी इवेंट लाजमी होगा।
यानी कि हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया कि इवेंट बी को कॉज करने के लिए इवेंट ए का होना लाजमी है। जैसे यहाँ पर है कि सेल इंक्रीज 20% एज सून वी हायर्ड अ न्यू सेल्स मैनेज डायरेक्टर। अब यहाँ पर ये होगा कि हमारी सेल जो है वो 20% इंक्रीज़ हुई जैसे कि हमने नया सेल डायरेक्टर को हायर किया। अब हो सकता है कि सेल डायरेक्टर का कुछ इनपुट हो, लेकिन जो पहले से लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई हो कि ये सेल तो इंक्रीज़ आनी आनी थी, और इसका क्रेडिट जो है वो सेल डायरेक्टर जो नए आए वो ले गए। बैक क्वेश्चन है अज्यूमिंग एज प्रूवन व्हाट यू आर सीकिंग टू अप्रूव, यानी कि आप अब इसको देखते हैं यहाँ डिटेल में। वी नीड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर सो दैट वी विल हैव स्टैंडर्ड रिजल्ट, बट वाई इज स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट, यानी कि हमें जो है हम एक चीज़ को हम किसी चीज़ से जोड़ दें कि भाई इस चीज़ के लिए ये चीज़ जो है ना वो ज़रूरी है, अगर हम ये हासिल करना चाहते हैं रिजल्ट्स तो इसके लिए हमें जो है ये करना ज़रूरी है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हम अपनाएंगे जब भी जाके हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे, वरना स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन के बगैर रिजल्ट्स नहीं आ सकता। पर्सनल अटैक और अपील टू पॉपुलर प्रीजुडाइस है, थिंकिंग पीपल और आइडियाज़ यू डोंट लाइक बाय चेंजिंग देम और इररिलेवेंट बट अनपॉपुलर एक्शन और आइडियाज़, यानी कि आप जो है ऐसा सोचते हैं कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो चेंज लेकर आएंगे, और लेकिन ऐसा टू इररिलेवेंट बट अनपॉपुलर एक्शन और आइडियाज़। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है मिस्टर नईम मिस हैंडल्ड द बजट लास्ट ईयर सो ही कांट एक्सपेक्टेड टू मोटिवेट हिज स्टाफ, यानी कि आप ये सोचें कि लोगों के ऊपर अपना लोगों के बारे में अपनी ये राय बना दें या ये आइडिया अज्यूम कर लें कि एक बंदा जो है उसकी वजह से अगर कुछ हुआ है तो यही वजह है कि वो ये काम भी ना कर सके, हालांकि वो जो काम है बहुत ही इररेलेवेंट हो उस चीज़ से जिस चीज़ में वो बंदा नाकाम हुआ है। जैसे कि मिस्टर नईम को जो है वो आपने बजट दिया लास्ट ईयर के, कंपनी का बजट जो है वो हैंडल करेंगे, लेकिन ये अपने स्टाफ को जो है मोटिवेट नहीं कर पाए। तो मोटिवेशन और बजट को संभालना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि अकाउंटिंग एबिलिटी जो है वो मिस्टर नईम की, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो आइडियाज़ दिए हैं ये देखें, एक एग्जाम्पल सिनेरियो दिया हुआ है आपको, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आप जो है वो हैस्टी जनरलाइजेशन ना करें, कोई हिडन एजम्पशन बना के ना बैठें, किसी सिनेरियो में गलत डिसीजन ना ले लें, अपनी फॉल्स ग्रेजुअल रिलेशनशिप के ऊपर आप किसी बंदे को फेवर ना करें, कोई उल्टे सीधे सवालों की वजह से आप अपनी रिपोर्ट को ख़राब ना करें, पर्सनल अटैक, आपको कोई बंदा पसंद नहीं है उस पर पर्सनल अटैक ना करें, या पर्सनल बाइसनेस की वजह से आप उस बंदे को रिपोर्ट में बुरा दिखाने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल दी गई हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया गया, हालांकि ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, उसके इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आप सिर्फ ये हेडिंग देख लेंगे तो इससे आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। मेन फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट क्या होना चाहिए, ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रिपोर्ट की ओपनिंग किस तरीके से करें। अ गुड ओपनिंग अकम्प्लिश एटलीस्ट फॉलोइंग 3 थिंग, एक जो गुड ओपनिंग है उसके अंदर ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 पे है आप इंट्रोड्यूस करें सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट, कि आपकी रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या है, वो एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए आपकी पूरी रिपोर्ट का। इंडिकेट वाई दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, आपने अपने रीडर को इस चीज़ में इस फ्रेम के अंदर लेकर आना है कि ये सब्जेक्ट जो है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इस चीज़ को पढ़े तो क्यों पढ़े, वो इस चीज़ पे अपना टाइम लगाए तो क्यों लगाए, एफर्ट लगाए तो क्यों लगाए, आपने अपने रीडर को उसके इंटरेस्ट स्पेन के मुताबिक सब्जेक्ट लिखना है। प्रीव्यूज़ द मेन आइडियाज़ एंड ऑर्डर इन विच दे विल कवर्ड, आपने मेन आइडियाज़ को इस तरीके से देना है कि वो सारे ऑर्डर जो है वो उनको कवर कर ले। If you fail to provide reader with these clues to structure of the report, they will read aimlessly and miss important point, much like driver trying to find their way through a strange city without a map। यानी कि अगर आप इन 3 चीज़ों को अपनी रिपोर्ट में एड्रेस नहीं कर पाए तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आपका रीडर इस सिचुएशन में होगा जैसे कि एक ड्राइवर स्ट्रेंज सिटी के अंदर, आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपके पास कोई मैप नहीं हो, तो आप इधर से उधर घूमते रहेंगे लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद हेडिंग एंड लिस्ट है। हेडिंग और लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने ओपनिंग डिस्कस कर ली, उसके बाद हेडिंग एंड लिस्ट है। इसको इतनी डिटेल में बताने की वजह ये है कि जितने भी लेक्चर्स हम पिछले कवर करते हुए आए 5-6 बिजनेस रिपोर्ट्स के ऊपर सारे लेक्चर, तो अब यहाँ पर एक मेन उसको समराइज़ किया जा रहा है, एक रिपोर्ट की मेन फीचर्स बताई जा रही हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग जो है वो यूज़फुल होती हैं मार्कर्स फॉर क्लेरिफाई फ्रेमवर्क ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि हेडिंग्स के ज़रिए एक फ्रेमवर्क कि रिपोर्ट किस तरफ जा रही है, रिपोर्ट का पर्पस क्या है, रिपोर्ट में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या टॉपिक सेंटेंस है, इस चीज़ के बारे में
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके फ्रेमवर्क से। दे विजुअली इंडिकेट शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट व्हेन सब हेडिंग, लोअर लेवल हेडिंग एंड द हेडिंग आर बोथ यूज्ड। यानी कि ये इंडिकेट करती हैं हेडिंग्स कि जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसके साथ सब हेडिंग्स भी आ जाती हैं। एक हेडिंग आ गई कि उस हेडिंग में किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, उसके बाद आपने उस हेडिंग के अंदर आपने 3 टॉपिक्स के बारे में बात कर ली। जैसे आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात कर ली, और कंपनी के जो है वो आपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उनके बारे में बात कर ली, जो कैश फ्लोज है उनके बारे में बात कर ली। यानी कि 3 चीज़ों के बारे में बात हुई। इसको और इजी कर लेते हैं। जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात की, बैलेंस शीट के बारे में बात की, और उसके बाद आपने उसको समराइज़ कर दिया कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। अब आप क्या करेंगे, इन 3 चीज़ों की हेडिंग, आपने पहली हेडिंग में फाइनेंशियल कंडीशन दिया, उसको समराइज़ किया, और उन समराइज़ करने के बाद एक टॉपिक आपने दे दिया इनकम स्टेटमेंट, और उसकी डिटेल में बात की। फिर आपने बैलेंस शीट दे दी, उसकी डिटेल में बात की, और एंड में तमाम पॉइंट्स को समराइज़ कर दिया। उसके बाद है प्रीव्यूज एंड रिव्यूज। द मोर फॉर्मल वे ऑफ गिविंग दिस एविडेंस इज टू टेल यू यूज प्रीव्यू सेक्शन बिफोर द रिव्यू सेक्शन आफ्टर इंपॉर्टेंट मटेरियल इन योर रिपोर्ट। यानी कि प्रीव्यू सेक्शन जो है वो आप रिव्यू सेक्शन से पहले यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप विजुअल एड्स वगैरह दे सकते हैं, या एक अपने रीडर को जो है एक फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आप लेकर आ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी रिपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को आप पहले डिस्कस कर लें। सॉरी फॉर दैट ग्लिच। तो हम कहाँ पर थे जी, यूजिंग प्रीव्यू सेक्शन टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक दैट हेल्प रीडर गेट रेडी फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपने जो है प्रीव्यू सेक्शन यूज़ करना है अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और अपने रीडर को आपने इस तरीके से आप एक फ्रेम ऑफ माइंड में ले आएंगे कि न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए वो रेडी हो जाए। आप पहले विजुअल एड्स दिखा सकते हैं जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले विजुअल एड्स वगैरह दिखा सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, उसका एक सीनेरियो बता सकते हैं कि क्यों उस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, एंड देन आप ग्रेजुअली उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने व्यूअर के सामने। एंडिंग की जहाँ तक बात करें, रिसर्च शो दैट द एंडिंग द फाइनल सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट लीव्स स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो रिसर्च हुई है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि जो फाइनल सेक्शन आपकी रिपोर्ट का होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाता है आपके रीडर के ऊपर। अगर आपकी रिपोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर के अंदर आई है, अब इनडायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डर, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड विद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर अपनाया किया है, अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर को यूज़ किया है, तो आपकी रिपोर्ट का जो एंड होगा वो कंक्लूजन आएगी और रिकमेंडेशन आएगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाते हैं उसके एंड में भी रिकमेंडेशन आती हैं, तो वो डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर यूज़ हो रही होती है। इफ़ योर रिपोर्ट इज रिटन इन डायरेक्ट ऑर्डर एंड विद अ समरी ऑफ की पॉइंट एक्सेप्ट इन शॉर्ट मेमोज, यानी अगर आपने इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाई है और उसके लिए उसके ऊपर आपने अपनी रिपोर्ट लिखी है, तो समरी में जो है वो एंड में आप जो है वो समरी से करेंगे, ना कि कंक्लूजन और रिकमेंडेशन से। इन एनालिटिकल रिपोर्ट एंड विद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन एज वेल एज की पॉइंट, बी श्योर टू समराइज द बेनिफिट ऑफ द रीडर इन एनी रिपोर्ट दैट सजेस्ट अ चांस ऑफ कोर्स ऑफ सम अदर एक्शन। यानी कि आपने इस चीज़ को यकीन रखना है, यकीनी बनाना है आपने इन चीज़ को, कि आपने जो समराइज़ करना है अपनी रिपोर्ट को, उसमें आपके जो रीडर है उसको बेनिफिट नज़र आना चाहिए रिपोर्ट के अंदर, और एक एक्शन आप सजेस्ट करें कि आप कौन सा एक्शन जो है वो लेना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर ब्रीफ एक्सटर्नल रिपोर्ट यूज लेटर फॉर्मेट इंक्लूडिंग अ टाइटल और सब्जेक्ट लाइन आफ्टर द रीडर एड्रेस दैट क्लियरिटी स्टेट द सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप ब्रीफ एक्सटर्नल रिपोर्ट लिखना जा रहे हैं तो आपने लेटर फॉर्मेट को यूज़ करना है, और उसमें टाइटल को इंक्लूड करना है, सब्जेक्ट लाइन को इंक्लूड करना है, और उसके बाद रीडर एड्रेस को आपने करना है जो कि क्लियरली स्टेट करे सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और आपने सब्जेक्ट लाइन के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट देना है जो कि क्लियरली पर्पस जो है वो डिफाइन कर दे कि आपकी रिपोर्ट का जो पर्पस है वो क्या है। फॉर ब्रीफ इंटरनल रिपोर्ट यूज़ अ मेमो और मैनोस्क्रिप्ट फॉर्म। अगर आप इंटरनल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप मेमो फॉर्म यूज़ कर सकते हैं या मैनोस्क्रिप्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ये हम ऊपर के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट ऑल शॉर्ट इन्फॉर्मल रिपोर्ट प्रॉपरली, आपने कोशिश करना है कि जो शॉर्ट इन्फॉर्मल रिपोर्ट हैं उनको प्रॉपरली आप प्रेजेंट करें। सिंगल स्पेस टेक्स्ट होना चाहिए, डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, यानी कि इस टेक्स्ट के बीच में जो है वो सिंगल स्पेस होना चाहिए, ना कि आप डबल स्पेस दे दें, किसी के अंदर 3 स्पेस दे दें, तो ये नहीं होना चाहिए। डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, पैराग्राफ के दरमियान आप 2 दफ़ा एंटर का बटन दबाएं तो डबल स्पेस जितना आता है वो डबल स्पेस कहलाता है। यूज़ हेडिंग वेयर हेल्पफुल बट ट्राई नॉट टू यूज़ मोर देन 3 लेवल ऑफ हेडिंग्स, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि आप हेडिंग्स को यूज़ करें लेकिन 3 लेवल बनाएं हेडिंग के, यानी कि एक मेन टाइटल हेडिंग आ गई, उसके बाद एक हेडिंग आ गई, उसके बाद एक सब हेडिंग, इस तरीके से लेके चलें, ना कि आप बहुत ज़्यादा हेडिंग्स उसके अंदर दे दें। ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट, यानी कि अब यहाँ पे दोबारा बी ओपनिंग के अंदर आ गया है,
ओपनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर शॉर्ट इन्फॉर्मल रिपोर्ट में ओपनिंग को डिस्कस कर लेते हैं. फॉर ऑल अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स कवर दिस टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप, बैकग्राउंड, रिस्ट्रिक्शन इन कंडक्टिंग द स्टडी, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट. यानी कि शॉर्ट रिपोर्ट्स के अंदर आपने क्या करना है, इन टॉपिक को लाजमी कवर करना है. जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, पर्पस हो गया, स्कोप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, और मेथड कौन सा रिसर्च का मेथड आपने यूज़ किया है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट की जो इन ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आप करें. यानी कि पर्पस आ जाए, स्कोप आ जाए, फिर बैकग्राउंड आ जाए, रिस्ट्रिक्शन. आपने एक पर्पस जो ईजी वे में रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करें ताकि ईजिली उनको पढ़ा जा सके और समझा जा सके. उसके बाद बॉडी है, फाइंडिंग एंड सपोर्टिंग डिटेल. उसके अंदर आप यूज़ एन इनफॉर्मल स्टाइल आई एंड यू अप्रोच फॉर लेटर एंड मेमो रिपोर्ट अनलेस द कंपनी कस्टम कॉल फॉर द इम्पर्सनल थर्ड पर्सन. यानी कि आई एंड यू अप्रोच का आई एंड यू जैसे वर्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप थर्ड पर्सन की अप्रोच अपना सकते हैं. ये ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि आप ले सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम लेट एज आई मिस द बस. ये तो हो गया आई अप्रोच. या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ही फील सॉरी एज ही इज़ लेट एज ही इज़ मिस द बस. यानी कि आप थर्ड पर्सन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं और उसमें ले सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अप्रोच हमारे सेंटेंसेस के अंदर होती है, वही चीज़ है यहाँ पर. कोई एक नई चीज़ नहीं है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा. यूज़ एन इम्पर्सनल स्टाइल फॉर मोर फॉर्मल शॉर्ट रिपोर्ट्स. यानी कि अगर आप फॉर्मल रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट के ऊपर जाती हैं और एक फॉर्मल स्टाइल के अंदर होती हैं. तो आपने क्या करना है, उसमें अपने पर्सनल अप्रोच नहीं अपनानी, इम्पर्सनल अप्रोच अपनानी है. बाइसनेस को आपने नहीं लाना उस रिपोर्ट के अंदर, और अनबाइस होके जैसी की रिपोर्ट है उसी को आपने लिखना है. जो फैक्ट है उसको आपने क्लियरली डिफाइन करना है. Maintain a consistent time frame by writing in either the present or past tenses. Using other tenses only indicate prior or future events. यानी कि आपने जो है टेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर. जहाँ पे प्रेजेंट की नीड है प्रेजेंट, जहाँ पे पास्ट है पास्ट की, और फ्यूचर इवेंट के लिए फ्यूचर टेंसेस को आपने यूज़ करना है. गिव ईच पैराग्राफ अ टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस से क्या मुराद होती है? टॉपिक सेंटेंस से ये मुराद होती है कि आप जब पैराग्राफ शुरू करें तो उस पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया है वो पहले सेंटेंस के अंदर ही रीडर को पढ़ते ही क्लियर हो जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर ये बात हो रही है. Strive for readability by using short sentence, concrete words and terminology that is appropriate for your readers. यानी कि आपने जो है आपने वो जुमले यूज़ करने हैं जो कि आपके रीडर के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो. बहुत ज़्यादा हार्ड जुमले यूज़ नहीं करने, बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने जो कि आपके रीडर को कन्फ्यूज़ कर दें. अवॉइड इंक्लूडिंग इररेलेवेंट एंड अननेसेसरी डिटेल. यानी कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि इररेलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल जो है उसको ऐड ना करें. एंडिंग में आपने क्या करना है, समराइज पॉइंट इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द टेक्स्ट. यानी कि समराइज जो है वो इस तरीके से करें ऑर्डर को जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो उनको बनाया है. बी सर्टेन दैट कंक्लूजन रिकमेंडेशन फॉलो लॉजिकली फ्रॉम फैक्ट प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्ट इन द टेक्स्ट. यानी कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो कंक्लूजन और रिकमेंडेशन आप बनाएं वो लॉजिकली हो और फ्रॉम फैक्ट और फैक्ट के अकॉर्डिंग हो जो कि आपने रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए हैं. कंसीडर यूजिंग अ लिस्ट फॉर्मेट फॉर एम्फेसिस. यानी कि एक लिस्ट बना लें, आप इंडेक्स बना लें और उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपने कंक्लूजन रिकमेंडेशन और दूसरे जो टेक्स्ट हैं उसको डिफाइन करते जाएं एज़ पर अकॉर्डिंग द लिस्ट. ऐसा नहीं कि कभी कोई बात हो रही है और कभी कोई बात हो रही हो, ये रीडर को मजीद कन्फ्यूज़ करेगी. अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू मटेरियल इन द समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन. समरी के अंदर, कंक्लूजन के अंदर, रिकमेंडेशन के अंदर कोई नई चीज़ ऐड मत कर दें. यानी कि जिसका ऊपर जिक्र ही नहीं हुआ और वो चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो ये अपने रीडर को बहुत कंफ्यूज कर देगी और आपकी रिपोर्ट में एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी जिसके बारे में हमने ऊपर रिपोर्ट में कोई बात ही नहीं की और रिकमेंडेशन और कंक्लूजन के अंदर या समरी के अंदर उसको हमने शुरू कर दिया. तो यहाँ पे देखें एक मॉडल बिजनेस रिपोर्ट आपको दी हुई है, इसको आप डिटेल से डिस्कस कर लीजिएगा. इस रिपोर्ट को आप डिटेल में देख लेंगे तो ऊपर जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. जैसे ऊपर एक मॉडल बिजनेस रिपोर्ट दी थी वैसे ही मॉडल बिजनेस रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो दी हुई है. तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा. इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा आपको. जैसे फाइनल टर्म अभी नज़दीक हैं तो हम इससे रिलेटेड जो है वो एक वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आ सकते हैं जो कि पिछला ट्रेंड चल रहा है पेपर का. उसके अकॉर्डिंग हम MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक फ़ाइल बना देंगे, वो आपको मिल जाएगी और इससे आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली वीडियो में. जब तक